हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ये बात कर चुके हैं प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद में प्रोटो हिस्ट्री जिसको हम लोग अधैतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल का बेसिक इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में पूरा लेक्चर जो था वो प्रागैतिहासिक काल के ऊपर था, प्री हिस्ट्री के ऊपर में टोटल था, जिसमें हम लोग ये बात कर चुके थे कि ये पूरे काल को 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आपको ये भी याद होगा कि प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटो हिस्ट्री जो है इसको हम लोग स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, और साथ में इसी को आगे चल के हम लोग बात करें तो इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। अब देखिएगा, ओल्ड स्टोन एज एक पार्टिकुलर इसका एक पार्ट होता है, उसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे तो पूरा का पूरा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाषाण का मतलब होता है स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर होता है। तो ये जो जमाना जो चल रहा है, प्री हिस्ट्री चल रहा है, यहाँ पे हमेशा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे वो किस चीज़ का होगा, पत्थर का होगा। तो ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके थे, एक सीख चुके थे कि इसको फर्दर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। इस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं, अपना पूरा लेक्चर जो कंसंट्रेटेड होगा ये होगा पूरा पाषाण काल के ऊपर। इसको फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको आज के लेक्चर में हम लोग इस पूरे बात को समझ लेंगे कि ये पूरा पाषाण काल क्या होता है और कौन कौन चीज़ का इस काल में खोज हुआ था और क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इसको समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा चैनल आपका। चलिए, पूरा पाषाण काल को समझने से पहले इसको तो एकदम अच्छी तरह से याद रखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। प्रागैतिहासिक काल में जो है रिटेन जो रिकॉर्ड्स से नहीं मिले, मतलब रिटेन तो मिले ही नहीं है। इसका जो भी पढ़ाई हम लोग करते हैं वो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस होते हैं उसके ऊपर, मतलब पुरातात्विक जो सोर्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। और ये भी याद रखिएगा, जो भी हम डेट यहाँ पे लिख रहे हैं ये अनुमानित है, फिक्स यहाँ पे डेट नहीं है, ठीक है। कहीं किसी बुक में कुछ अलग डेट मिल जाएगा, किसी बुक में अलग डेट मिल जाएगा, तो ये सब में डिफरेंसेस आपको होंगे, तो आप घबराइए नहीं, एक आइडिया लेकर के चलिए कि इसके बीच में एक काल चला था। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हो गया कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि पूरे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, याद होगा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। हिंदी में बोलते हैं हम लोग कौन सा, प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और लास्ट में ऐतिहासिक काल। तो हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट उठाएं, प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्ट्री, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए, ये अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगर प्रागैतिहासिक काल में सबसे पूछा जाए पुराना कौन सा है, देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि अपने पूर्वज के बारे में जानकारी लेना होगा तो हमको क्या करना होगा, अर्थ को ढूंढना पड़ेगा, मतलब खोदना पड़ेगा, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ से समझिएगा कि एक पूरा पाषाण काल है, उसका मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है। तो मैं पूछूँ तीनों में पुराना कौन है, तो सिंपल सी बात, सबसे पुराना पूरा पाषाण काल है, क्योंकि ये सबसे नीचा में होगा। मान लीजिए ऐसा समझ सकते हैं कि ये हो गया आपका, अभी हम लोग इस लेवल पे है, मतलब नीचे से धीरे धीरे ये ईयर समाप्त होता गया, हम लोग यहाँ पे है प्रेजेंट में, तो ठीक है। तो प्रेजेंट में यहाँ तक है, तो हम लोग अपने पूर्वज के बारे में जानेंगे तो ऐसा डाउन डाउन होते जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कहीं यहाँ पे है आपका पैलियोलिथिक, और यहाँ पे कहीं है मेसोलिथिक, और यहाँ पे कहीं है नियोलिथिक। तो मैं पूछूं सबसे पुराना कौन सा है, तो पैलियोलिथिक सबसे नीचे वाला, ठीक है। उससे न्यूनतम कौन सा है, तो उसका जस्ट ऊपर वाला। सबसे नया कौन है, तो हम लोग जिसमें जी रहे हैं वो सबसे नया है, मतलब जिसमें हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं। तो इसी तरह इस तीनों में सबसे पुराना आपसे पूछ दिया जाए तो सबसे पुराना कौन सा, पूरा पाषाण काल है। उसके बाद उससे थोड़ा नया कौन है, मध्य पाषाण काल, और सबसे नवीनतम पूछ दिया जाए तो नवपाषाण काल माना जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको नियोलिथिक बोलते हैं, इसको मेसोलिथिक बोलते हैं, इसको पैलियोलिथिक बोलते हैं। क्योंकि अपना लेक्चर इस पे कंसंट्रेटेड है इसलिए इसका सिर्फ डेट लिखे है, इसके बाद में हम लोग इसको समझने वाले हैं। ये क्या 3.3 लाख बीसी से लेकर के लगभग 10 बीसी तक का माना जाता है कि पूरा पाषाण काल के अंदर में आता है। ये टाइम इधर उधर हो सकता है, पहले ही मैं बोल चुका हूँ। अब देखिए फर्दर इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब इसमें भी आपसे पूछ दे कि सबसे पुराना कौन सा होगा, तो निम्न पूरा पाषाण काल सबसे पुराना होगा, और इसमें नवीनतम कौन सा होगा, तो उच्च पूरा पाषाण काल सबसे नवीनतम होगा। निम्न पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में हम लोग लोअर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, और पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, और यहाँ मध्य पूरा पाषाण काल को मीसो पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, और उच्च पाषाण काल को अपर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, या फिर इसको लेटर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। देखिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल को लोअर भी बोलता है, अर्लियर भी बोलता है, तो आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं इंग्लिश के टाइम में। इसका टाइम पीरियड
2.5 लाख से लेकर के 1 लाख के बीच में, BC के बीच में माना जाता है कि ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, लाख को अपना चेंज कर लीजिएगा जैसे आपको लिखना चाहे। देखिएगा इसमें कुछ टाइम इसके बीच में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि कुछ ओरिजिन यहाँ पे समझ रहे कि सबसे पहला काल है जहाँ पे होमो सेपियंस का एक इवेल्युएशन शुरू होता है, मतलब वहाँ से ओरिजिनेट शुरू होता है, तो बहुत साल लग जाते हैं। तो टाइम का वहाँ पे ईयर बाई ईयर पता नहीं चलता है, एक काल का काल नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे इसको मैं देखा हूँ कि यहाँ से 3.3 से चालू होना चाहिए, लेकिन 2.5 से हर जगह ज़्यादातर बुक में देखा हो कि ये शुरू हुआ है यहाँ से, इसलिए मैं इसी काल को लिखा हूँ। तो आप भी ऐसा ही लिखेंगे, तो ये टाइम आपको याद रखना है। उसी तरह 1 लाख से लेकर के लगभग 40,000 BC तक माना जाता है कि मध्यपूरा पाषाण काल चला है। उसी तरह यहाँ से 40,000 से लेकर 10,000 तक माना जाता है कि उच्च पूरा पाषाण काल चला है। तो ऐसे 3 पार्ट आपसे यहाँ भी डिवाइड हो जाता है। आप समझिएगा, अगर आपसे पूछा उच्च पूरा पाषाण काल किसका पार्ट है, तो प्रागैतिहासिक काल का पार्ट है, या फिर पूछा जब पूरा पाषाण काल का पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट्स आपको याद रखने हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अपर पैलियोलिथिक एज क्या ये फ्री हिस्ट्री का पार्ट है, तो एकदम है, क्योंकि इसी का तो पार्ट है ये, और इसी का फर्दर ये डिवाइड हुआ है, तो ये ऑलरेडी इसका पार्ट है। तो क्या ये इसका पार्ट है कि नहीं, पैलियोलिथिक है, एकदम उसका पार्ट है। समझ पा रहे हैं, मतलब जो इवेंट इस काल में हो रहा है ऑलरेडी इस काल में हो रहा है। मतलब मैं बोल दूं कि इस काल में जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हो चुका है, इसका मतलब प्रागैतिहासिक काल में ह्यूमन का इवैल्यूएशन हो चुका है, क्योंकि उसी का ये पार्ट है। अगर इसमें मैं बोलूं कि यहाँ पे कुछ स्टोन का औजार मिल चुका है, तो हम लोग कहेंगे कि पैलियोलिथिक के अंदर मिल चुका है, क्योंकि उसी का ये पार्ट है। अब समझिएगा, पहले जो है हम लोग ये जान लें कि पूरा पाषाण का मतलब क्या होता है। तो ग्रीक भाषा में पूरा पाषाण का जो मतलब होता है, देखिएगा, पूरा पाषाण मतलब तो हम लोग जानते हैं, पूरा मतलब पुराना, ठीक है, पाषाण मतलब कौन, पत्थर। इंग्लिश में इसको पैलियोलिथिक बोलते हैं। तो पैलियोस का मतलब होता है एशियंट या प्राचीन, ठीक है, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन या फिर पत्थर, इसलिए इसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। ये भी नाम आप याद रखेंगे, इसको फर्दर अलग नहीं करना है। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या नाम दे दिए, ओल्ड स्टोन एज भी। क्यों नाम दे दिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो वर्ड है कौन सा, ग्रीक वर्ड है। ये पैलियोस का मतलब होता है एशियंट, या फिर उसी को हिंदी में बोलते हैं प्राचीन। लिथिक का मतलब स्टोन, हिंदी में बोलते हैं उसको पत्थर। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग ये बात कर चुके हैं कि कैसे ह्यूमन का इवैल्यूएशन हुआ। उसी पीरियड में हम लोग एक बात और, एक नाम याद रख लीजिएगा, होमिनिन प्रीमिनेंस। होमिनिन प्रीमिनेंस जो होते हैं ये पूर्वज माने जाते हैं। किसके पूर्वज माने जाते हैं, किसके, तो ह्यूमन का। ये देखिए यहाँ लिखे पूर्वज माने जाते हैं, फोर फादर माना जाता है किसका, मानव का, गोरिल्ला का और चिंपांजी का। इसका क्या माना जाता है, इसका पूर्वज माने जाते हैं, फोर फादर माने जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन में हो तो आप ये लगाएंगे। ऐसा देखिएगा, हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए हैं, एक नाम हम लोग पढ़े थे रामापिथेकस, और एक होता ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, 2 वर्ड पढ़े थे। तो हम लोग पूर्वज के बारे में सीखे थे कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो होता है वो पूर्वज का हम लोग पढ़े थे कि वो पूर्वज होता है, सर तो मानव का पूर्वज होता है, ये हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे उसी का एक पार्ट है होमिनिन प्राइमेंस, ये भी क्या है, पूर्वज का पार्ट है, जो उसी से फर्दर डिवाइड होकर के बना हुआ है। तो याद रखिएगा, तो ये सिर्फ मानव का नहीं, गोरिल्ला का, चिंपांजी का, सबका इसको कहा जाता है कि पूर्वज है। अब समझिएगा, हम लोग का लेक्चर किसके ऊपर है, तो पूरा पाषाण काल के ऊपर है। पूरा पाषाण काल के ऊपर है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल में रिटन रिकॉर्ड मिला ही नहीं है। रिटन मिला नहीं है तो इसका मतलब है उसी का तो पार्ट ए है, तो इसमें भी नहीं मिला होगा। तो यही बात यहाँ लिखे हैं कि पूरा पाषाण काल के अंदर लिखित स्रोत जो है नहीं मिला है, जो रिटन जो सोर्सेज है वो नहीं मिले हैं। यहाँ पे जो भी इसका अध्ययन करते हैं उसको हम लोग करते हैं किसके, तो पुरातात्विक जो स्रोत है उसके आधार पे हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इसको कौन कौन चीज़ के आधार पे इसका स्टडी हम लोग करते हैं। आई होप इतना बात आप, जैसे कि हम लोग समझ चुके हैं कि पूरा पाषाण काल के अंदर में रिकॉर्ड नहीं था, किस चीज़ का, रिटन रिकॉर्ड नहीं था। तो यहाँ पे जो आधार जो बनाया गया था, तो पुरातात्विक जो भी स्रोत था उसको आधार बना करके इसको स्टडी करा गया था। यही बात यहाँ पे लिखी है, पूरा पाषाण काल में जो नॉट रिटन रिकॉर्ड्स, यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स नहीं, तो इसका अध्ययन कैसे किया जाता है। तो याद रखिए, कलाकृतियाँ जो उस समय के जो छोटे छोटे काम किया करते थे लोग, अपने हाथ से कुछ राइटिंग लिखा करते थे, राइटिंग नहीं, कुछ कलाकृति बनाया करते थे, लिखा नहीं करते थे, क्योंकि उस समय जो था लिपि है, भाषा उस तरह का डेवलप नहीं था, ठीक, इसलिए वो क्या करते थे, कुछ बनाते थे, ठीक है ना, कुछ भी भांग दिए, कुछ ऐसा किसी तरह का भी फिगर बना देते थे, तो वो एक तरह का उनके कलाकृति के अंदर लिया जाता था। यह मानव द्वारा बनाए गए कुछ वस्तु हो सकता है,
मान लीजिए कोई पत्थर से काट करके कुछ औजार बना दिया गया हो, उसके आधार पर इसका स्टडी किया जाता है। या बस्ती जहाँ पे रहने लगे थे, हम लोग जानते हैं कि पहले जंगल से निकल करके ये आकर के पेड़ पौधे पर मतलब मैदानी भाग में रहना शुरू कर दिए थे, नदी के आसपास में। उसके बाद धीरे धीरे से जब ये खाना गैदर करना सीख चुके थे, पहले जो थे फूड गैदर करते थे, लेकिन धीरे धीरे से जिस तरह से ये एग्रीकल्चर की तरफ इनका ढलान हुआ, उस समय से ये बस्ती इनका बसने लगा। जब ये खुद से कृषि करने लगे उसके बाद से क्या हुआ कि ये एक जगह सेटल होने लगे। जब एक जगह सेटल होंगे तो रहने के लिए उनके साथ क्या बस्ती हो जाएगी, बहुत सारा लोग एक जगह हो जाएंगे तो एक बस्ती बस जाएगी, वहाँ पे घर हो जाएंगे। तो वो सबको लेकर के या फिर कह सकते हैं उसके अवशेष को लेकर के, उसके अध्ययन से ही पता चलता है कि पूरा पाषाण काल में किस तरह के वहाँ के सोसाइटी था और किस तरह का वहाँ का कल्चर था। ये सारी बातें वहाँ पे चलता है। हम लोग ये जानते हैं कि जब अर्थ बना, पृथ्वी बना, तो पहले पूरा गर्म था, धीरे धीरे ठंडा हुआ और आइस के फॉर्म में पूरा कन्वर्ट हो गया, मतलब हिम एक एज चलने लगा। पहले गर्म था, धीरे धीरे से ठंडा हुआ तो पूरा बर्फ से ढक गया। तो एक फेज था, हम लोग पढ़े थे इंटर आइस एज, उसके बाद सेकेंड इंटर आइस एज, सेकेंड आइस एज, ऐसे करके हम लोग पढ़े थे, कुछ बातें बेसिक था। अब याद रखिएगा लगभग 1200 बीसी तक हम लोग कहते हैं कि पूरा पाषाण काल का लगभग 10,000 बीसी तक चलता है, लास्ट है ना। पूरा पाषाण का लास्ट कहाँ तक 2.5 लाख से चलता है और 1 लाख के आसपास चलता है। वो कौन सा पूरा पाषाण का, वो निम्न वाला। लेकिन पूरा पाषाण काल कहाँ तक चलता है तो 10,000 तक। तो लगभग लास्ट लाख पूरा पाषाण जब जहाँ पे लास्ट होता है, ठीक है, पूरा पाषाण जहाँ पे लास्ट होता है वहाँ पे ये कहा जाता है कि आइस एज समाप्त हो चुका है। मतलब ये आइस जो है धीरे धीरे कन्वर्ट हो चुके हैं, जो आज का एटमॉस्फेयर है उस तरह के लगभग हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इतना तक ये आइसेस क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आइसेस क्या माना जाता है कि इतना तक समाप्त हो जाता है, ठीक है, ABC यहाँ पे लिखे है। अब पृथ्वी क्यों समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पृथ्वी का जलवायु जो होता है धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो जो वस्तु, जो चीज है पहले आइस फॉर्म में जीवित रह सकते थे, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाते हैं। तो कहा जाता है मेगा फौना उसके बाद विलुप्त हो गए। क्यों विलुप्त हो गए, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट था वो चेंज हो चुका था, गर्म हो चुका था। तो इसलिए ये आइस से समाप्त माना जाता है और उसी के साथ में मेगा फौना भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा इसी के फेज में मेगा फौना भी क्या होता है, समाप्त हो जाए। किसके साथ, तो ये आइस एज के साथ में ये मेगा फौना का भी समाप्ति हो जाता है। होमोसेपियन को कहा जाता है कि लगभग 30 लाख बीसी पहले इसका क्या होता है, ओरिजिन इसका उत्पन्न होता है, कह सकते हैं जीव उत्पन्न होता है। तो इतना साल पहले से कहा जाता है कि इसका एग्जिस्टेंस है, इतना याद रखिएगा। और ये कहा जाता है कि 95% जो अपना जीवन व्यतीत किया ह्यूमन, वो स्टोन एज के अंदर में ही व्यतीत किया है। सिर्फ 1% है जो आयरन कह सकते हैं, जो एलिमेंट्स के एज में आकर के बिताया है। मतलब सिंपल सी कहानी, ह्यूमन जो है सबसे ज़्यादा टाइम किस पीरियड में बिताया है, तो याद रखिएगा स्टोन एज, मतलब पूरा पाषाण काल के अंदर ही सबसे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड किया है ह्यूमन, ठीक है। वो लगभग 95%, कहीं कहीं 99% भी लिखा जाता है। तो याद रखिएगा अगर ये 99% भी अगर आपको लिखा जाए तो याद रखिएगा ये भी सही है, दोनों कहीं कहीं ये भी मिल जाता है, यही मिल जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कितना % टाइम एक्सपेंड किया गया था पूरा पाषाण काल के अंदर, तो लगभग 99%। 1% ऐसा है जो कि अदर पार्ट्स में इसको एक्सपेंड किए गए थे, मतलब बिताए गए थे। अब हम लोग ये बात कर लिए कि इसका अध्ययन इसी सब के मानव के द्वारा बनाया गया हथियार या जो भी चीज़ है उसी के आधार पर हम लोग करते हैं। तो उस समय के जो मिले हैं वो क्या मिले हैं, तो स्टोन का औजार मतलब उपकरण ही कुछ मिले हैं, कुछ बस्ती मिले हैं। हम लोग कुछ जगह का भी बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि उस समय का जो भी औजार मिले हैं वो किस चीज़ का, पत्थर का मिला है। प्रस्ती उपकरण जिसको हम लोग स्टोन टूल्स बोलते हैं, जो स्टोन का ही होता है। तो उस समय के जो स्टोन मिलते थे वो गोले पत्थर का मिला करते थे, मतलब गोल पत्थर, जैसे ऐसा नहीं कि उसको कोई बनाया है, ऐसे टूटा हुआ है उसको यूज करने लगता था लोग। तो इसको कहा जाता है कि ये जो है गोले पत्थर या फिर प्रस्तर उपकरण कहाँ से मिला है, तो सोहन घाटी से मिला है। सोहन घाटी कहाँ है, तो पाकिस्तान के अंदर में, अभी गिलगित बलूचिस्तान के आसपास में जाएंगे वो एरिया का आसपास में आपको मिलेगा। सोहन नदी और इंदस नदी के बीच वाले जो मैदानी भाग है उसी के अंदर आपको ये पहला पत्थर ये मिला है। तो याद रखिएगा। तो ये आपको और भी ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग कंटिन्यू अभी आगे बढ़ेंगे। तो आई होप इतना आपको अभी समझ में आया कि पूरा पाषाण काल में रिटेन ये नहीं था, रिटेन कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, उसका अध्ययन हम लोग यहाँ का जो भी औजार मिले उसके आधार पर कर रहे हैं। और आइस एज
पूरा पाषाण काल के साथ में आइस एज समाप्त हो जाता है, जहाँ पे कौन सा मेगा फौना भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है। और होमोसेपियन का माना जाता है कि लगभग 30 लाख BC पहले से इनका एग्जिस्टेंस है, और 99% माना जाता है कि ये जो है पूरा पाषाण काल के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत किया है, और कुछ उपकरण यहाँ पे है, और भी उपकरण है उसको चलिए अब अलग अलग जगह से अलग अलग उपकरण मिले हैं उसको पहले समझ लेते हैं। और ये सभी जो उपकरण जो मिल रहे हैं ये अलग अलग जगह पे मिले हैं, और ये माना जाता है कि ये पूरा पाषाण काल के अंदर ही एग्जिस्ट करते थे। तो याद रखिएगा, सोहन घाटी जो कि पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पे गोला पत्थर, ठीक है, ये गोले पत्थर का एक हथियार मिला है, औजार मिला है, जो कि कहा जाता है कि प्रस्तुति उपकरण, मतलब प्रस्तर उपकरण का मतलब ही होता है स्टोन टूल्स, ठीक है ना। एक किस आकार का है, तो गोलाकार आकार का है, ठीक है ना। उसका उपकरण, उस तरह का उपकरण वहां पे मिला है, इसका नाम है प्रस्तुति उपकरण के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गोले पत्थर के बनाए गए प्रस्तुति उपकरण जो है मिले हैं कहाँ से, तो सोहन घाटी के अंदर से मिले हैं। एक मद्रास, याद रखिएगा, मद्रास जहाँ की चेन्नई है, ठीक है। अब पहले मद्रास, अभी के डेट पे देखेंगे तो चेन्नई बन चुका है। समान पत्थर के बनाया गया, समान पत्थर देखिए यहाँ, ये क्या है, गोला पत्थर, गोल, ठीक है। और यहाँ पे है समान पत्थर, कैसा भी पत्थर का हथियार मिले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर। याद रखिए, यहाँ कोर, और दूसरा होता है कौन से, फ्लैक्स, कौन सा, प्रणाली। तो याद रखिएगा, समान पत्थर से बनाए गए कोर तथा फ्लैक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए उपकरण मिले हैं कहाँ से, तो मद्रास के अंदर से मिले हैं। याद रखिएगा, एक कोर एकदम दिमाग में रखिए, कोर जो होता है, मतलब कोर, जिसको आप कोर जानते हैं, मतलब एक धार, ठीक है, उसको बोलते हैं। आप फ्लैक्स प्रणाली होता है जिसमें अलग अलग टाइप्स को आपको क्या हो सकता है, उपकरण मिल सकते हैं, मतलब औजार मिल सकते हैं। अब देखिएगा, ये जो फ्लैक्स प्रणाली के अंदर जो औजार मिलेंगे, किस चीज़ का मिलेंगे, तो सिंपल सी बात है, पत्थर का ही मिलेंगे। साइज अलग हो सकता है, कोई नुकीला हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। तो ये मिले कहाँ से, मद्रास के अंदर से भी। एक याद रखिए प्लेस, तो अभी एक तो जगह सोहन घाटी याद रखिए, तो यहाँ से साक्ष्य मिला है किसका, पूरा पाषाण काल का। दूसरा हम लोग सीख लेंगे मद्रास के अंदर मिला है, और तीसरा हम लोग सीख लेंगे, यहाँ से आ जाइए, तो सिंगरौली कहाँ है, तो यूपी के अंदर है। और बेलन घाटी भी कहाँ है, तो यूपी के अंदर है। ये दोनों जगह से भी इसी तरह का उपकरण मिले हैं। कौन सा, फ्लैक्स प्रणाली के जो भी उपकरण है, मतलब पत्थर के जो टूल्स है वो मिले हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से कोर, तो ये यहाँ से भी मिला है कहाँ से, तो सिंगरौली और बेलन घाटी है, जो कि यूपी के अंदर है। यहाँ से भी इस तरह का हथियार मिले हैं, ठीक है। एक भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, कहाँ पे, भीमबेटका कौन से, मध्य प्रदेश के अंदर है। वहाँ से गुफा मिले हैं, और कुछ शैल आश्रय मिले, मतलब रहने के जगह मिले हैं। ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सब वो जगह है जहाँ पूरा पाषाण काल के कुछ अवशेष मिले हैं, और उसका अध्ययन धीरे धीरे करा गया है। तो वो पता चला है कि ये पूरा पाषाण काल के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग ईयर में मिले हैं। ये याद रखिएगा, पर्वत गुफा और शैल आश्रय जो मिले, शैल आश्रय जो मिले हैं, वो कहाँ से, भीमबेटका से मिले हैं। और ये भी माना जाता है कि पूरा पाषाण काल के ही है। अब याद रखिएगा, इस समय पूरा पाषाण काल के अंदर में आग से ह्यूमन जो है परिचित नहीं था, मनुष्य जो होता है आग से परिचित नहीं था। और यहाँ के जो लोग थे, इस काल के जो लोग थे, वो किस जाति के थे, तो नेग्रेटो जाति के थे। तो ये नाम याद रखें, नेग्रेटो जाति के थे। जाति आपको याद रखें नेग्रेटो, और इस समय आग से परिचित नहीं थे। अब जैसे कि हम लोग बात कर लिए कि पूरा पाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड फर्दर हो चुका है, डिवाइड। तो अब अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड किए गए हैं, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, जो फर्स्ट में देख चुके हैं। तो अब हम लोग सेपरेट देख लेते हैं, इसको आप समझते हैं। पहले निम्न पूरा पाषाण काल। चलिए, जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि पूरा पाषाण काल के अंदर हम लोग 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं। उसमें से एक पार्ट है निम्न पूरा पाषाण काल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। इसके जस्ट बाद वाला कौन होता है, मिशो पैलियोलिथिक एज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। एक होता है लेटर या फिर अपर पैलियोलिथिक एज, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में उच्च पूरा पाषाण काल। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल में क्या क्या होता है, पहले चीज याद रखिएगा, प्री हिस्ट्री के अंदर, प्री हिस्ट्री जिसके अंदर में हम लोग पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक ये सब पढ़ते हैं, उसके अंदर पहली जो उपकरण खोजे गए थे वो रॉबर्ट ब्रूस फूड के द्वारा खोजा गया था। रॉबर्ट ब्रूस फूड के द्वारा खोजा गया था, याद रखिएगा, इसी बात को लिखे हैं। ये इसी के अंदर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्री हिस्ट्री का शुरुआत ही कौन है, निम्न पूरा पाषाण काल। सबसे नीचा से जाइए, पहले ऊपर में, फिर उसका छोट किया है तो पैलियोलिथिक को फर्दर डिवाइड किया है, तो हम लोग ये आया है लोअर पैलियोलिथिक एज। तो शुरुआत तो यहीं से हुआ होगा, तो याद रखिएगा। तो फर्स्ट जो उपकरण जो खोजा गया था निम्न पूरा पाषाण काल,
वो किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्रूस फूड के द्वारा खोजा गया था। और उस समय क्योंकि इसका फर्दर डिवीजन नहीं था, निम्न पूरापाषाण नाम का कोई चीज नहीं था, इसलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट जो ब्रूस फूड है वो किसका, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री का उपकरण खोजा था। ठीक है, ये माना जाता है। बाद में डिवाइड किया गया तो पता चला कि ये क्या है, लोअर पैलेयोलिथिक एज का ही है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो पुरापाषाणिक उपकरण, पुरापाषाणिक इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, उपकरण का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। ठीक है, और ये कहाँ से खोजा था, मद्रास के पलवरम है, एक जगह का नाम है पलवरम। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, मद्रास, अभी कहाँ है, चेन्नई। चेन्नई के पलवरम से ये मिला एक हथियार है जिसको हम लोग हार्टेक्स बोलते हैं या फिर क्लीवर बोलते हैं। ठीक है, एक बोलते हैं हाथ का हथौड़ा, इसको बोलते हैं क्लीवर, मतलब क्लीवर ही होता है, इससे थोड़ा ये मोटा होता है। देखिएगा ये फिगर देखिएगा, पहले जो हाथ का हथौड़ा लोग यूज करता था, कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, वो ऊपर वाला पार्ट थोड़ा नुकीला हुआ करता था। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट मिला रॉबर्ट ब्रूस फूट को, और एक क्लीवर भी मिला, ये नाम ही है इसका क्लीवर, इससे थोड़ा सा ये मोटा होता है। ठीक है ना, तो ये आपको एक क्लीवर मिला। तो ये दो तरह के उपकरण उस समय मिले। कहाँ से मिले, तो मद्रास के पलवरम जगह स्थान नामक स्थान से ये मिला हुआ है। तो याद रखिएगा, इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को हम लोग फादर ऑफ फ्री हिस्ट्री, मतलब प्रागैतिहासिक काल के फादर या जनक माना जाता है। इतना याद रखें। क्यों माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट बार जो औजार ढूंढे थे कौन, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही ढूंढा था, जो कि प्रागैतिहासिक काल का था। इसलिए इनको प्रागैतिहासिक काल का जनक या फिर पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से लिखिएगा चॉपर चॉपिंग कल्चर। ठीक है ना, ये चॉपर चॉपिंग क्या होता है, तो एक तरह के अभी औजार है, ये भी काट कूट करने का काम आता है, जो कि सोहन घाटी से कुछ औजार मिले हैं, उस औजार को हम लोग कहते हैं चॉपर चॉपिंग कल्चर। उस जो औजार मिले हैं तो माना जाता है कि इस कल्चर से बिलोंग करते थे। तो याद रखिएगा, चॉपर चॉपिंग कल्चर कुछ और कुछ नहीं, हथियार ही होते हैं। तो ये स्पेशल इसको नाम दिया गया, इस संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है। ये कहाँ के हथियार को, तो याद रखिएगा सोहन घाटी के औजार जो है उसी को कहा जाता है चॉपर चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है, या फिर उसको औजार भी आप कह सकते हो। हम लोग ये जान चुके हैं कि जब पैलेयोलिथिक समाप्त हो रहा था, लगभग 12,000 BC के आसपास आइस एज समाप्त हो चुका था, मतलब आइस पिघल चुका था, एटमॉस्फेयर गर्म हो चुका था। ये जो इनिशियल फेज है, क्योंकि इसके बाद आएगा कौन सा, तो मध्य पुरापाषाण काल, तो उसमें आइस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब उसके आगे ऊपर जाएंगे कौन सा, उच्च पुरापाषाण काल, तो वहां पे आइस पूरा समाप्त हो गया रहेगा। तो ये फर्स्ट फेज है जहां पे कहा जाता है कि आइस जो होता है पूरे एरिया में लगभग फैला हुआ रहता है। मतलब इस समय ये आइस जो हिम युग है वो समाप्त नहीं हुआ रहता है, उस समय ये कह सकते हैं चरम सीमा पे होता है, जहां पे समाप्ति के कगार पे जाने लगता है। जब हम लोग बात करेंगे कौन सा, मध्य पुरापाषाण काल में, तो लगभग हाफ हो जाएगा, और जब उच्च पुरापाषाण काल के अंदर में जाएंगे तो ये पूरा समाप्त हो जाएगा, आइस एज समाप्त हो जाएगा। अब देखिएगा इस समय कौन सा, तो निम्न पुरापाषाण के अंदर लोग क्या दो ही काम करते थे, शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक थे। मतलब ये जो फूड है उसको गैदर करते थे, मतलब शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, और जो भी फूड वहाँ से मिलता था उसको लेकर के रखते थे, खाते थे। तो याद रखिएगा, और इनका कोई खाने का कोई जरिया नहीं था, बस यहाँ शिकार और खाद्य संग्रह, ये दो बातें आपको याद रखना, शिकार पे ही डिपेंडेंट थे। शिकार करने के लिए कुछ जो हथियार थे, कुछ औजार थे, उसको यूज करते थे, जो कि पत्थर के थे, और वो बहुत भारी थे। मतलब ऐसा नहीं कि उसको बनाया जाता था, पत्थर को, कोई भी पत्थर को उठाते थे उससे यूज करना शुरू कर देते थे। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि कुछ उपकरण जो कि कौन से शिकार करने में यूज आता था, वो हाथ का कुल्हाड़ी था, चॉपर और क्लीवर था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता दिए पहले, जो कि बहुत खुरदुरे और भारी था, ये बहुत बड़ा था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी निम्न पुरापाषाण काल में है, इसके बाद मध्य पुरापाषाण काल में जब जाएंगे तो ये थोड़ा सा जो खुरदुरे के जगह चिकना हो जाएगा, और जब आगे चल करके हम लोग बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि ये आगे चलकर पेंट भी होना शुरू हो जाता है। इस केस में क्या होता है, सिर्फ फोड़ करके उसका यूज करना शुरू करता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा डेवलप किया गया है, जो आप ज़्यादा नुकीला बनाएगा, नहीं, जैसा टूटा वैसा ही यूज़ कर लेता। बहुत बड़ा भी हथियार ये हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं कि इनिशियल फेज है, यहाँ पे ज़्यादा
हथियार डेवलप नहीं था। यहाँ तक आपको बात समझ में आया। अब इससे चलिए, अब इससे आगे हम लोग सीख लेते हैं कि इस समय जो औजार बनाए जाते थे, हम लोग जानते हैं कि पत्थर का ही, कोई ऐसा नहीं कि कोई फैक्ट्री लगा के यहाँ औजार बनाए जाते थे। याद है कि चूना पत्थर एक तरह का क्या है, पत्थर ही है, तो इसको लेकर के औजार बना दिया करते थे। और एक और याद रखिए, क्वार्टाइट करके एक आता है, ये भी है कौन चीज़ औजार का बनाने में यूज आता है, ये भी एक तरह का पत्थर है। ये दोनों को मिल करके ही क्या करते थे, पहले के लोग औजार बनाते थे। याद रखिएगा, यही दो चीज से मिला करके क्या बनते थे, उस समय के औजार बनाए जाते थे। धीरे धीरे से ये इसका क्वालिटी बढ़ा, धीरे धीरे से क्वांटिटी बढ़ा, और धीरे धीरे से नए नए मटेरियल आए। तो इस युग में इसी दो चीज को यूज करके बनाया गया था। एक और नाम याद रखिएगा, डीएन वाडिया, ठीक है ना। डीएन वाडिया थे, ये सोहन घाटी से फर्स्ट बार निम्न पूरा पाषाण काल का औजार ढूंढा था, ठीक है ना। यहाँ पे लिखे सर्वप्रथम सोहन घाटी से निम्न पूरा पाषाण युग का उपकरण किसने ढूंढा था, डीएन वाडिया ने ढूंढा था। इसलिए इनको सोहन घाटी का पिता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सोहन घाटी का पिता किसको कहा जाता है, डीएन वाडिया को कहा जाता है। तो ये नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये भी याद रखना कि इस समय के औजार किस तरह के चीज बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, चूना पत्थर या फिर क्वार्टाइट से बनाए जाते थे। तो ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब समझिएगा, कुछ स्थल है जो प्रमुख स्थल है जिसको आपको याद रखना होगा। जैसे सोहन घाटी से साक्ष्य मिले हैं कौन सा, निम्न पूरा पाषाण काल का। छोटा नागपुर से भी मिले हैं निम्न पूरा पाषाण, कश्मीर से, सौराष्ट्र से, गुजरात से, मिडल इंडिया मध्य भारत से, और दक्कन के पठार से। ये जो है कुछ ऐसे जगह हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इसको जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो भी आपको बताएंगे कि यहाँ से क्या चीज़ मिला है। फिर इतना याद रखिए कि ये इंपॉर्टेंट जगह है जो निम्न पूरा पाषाण काल का कुछ अवशेष वहाँ थे, मिले और उसका स्टडी करा गया है। तो ये आपको निम्न पूरा पाषाण काल का बात आपको समझ में। अब हम लोग समझते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के। मध्य पूरा पाषाण काल में देखिएगा, जो भी यहाँ बेस बनेगा हथियार पे फोकस करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइम पीरियड से पूछता नहीं है, ठीक है। अब आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि किस एज में खुरदुरे औजार बनाए जाते थे, खुरदुरे और भारी औजार बनाए जाते थे। तो याद रखिएगा, पिछला निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर वहाँ पे खुरदुरे और भारी औजार हुआ करते थे। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है वो औजार पे ही बनता है, तो आप उसको फोकस करके ही रखिएगा। देखिएगा, मध्य पूरा पाषाण काल जिसको इंग्लिश में हम लोग पैलियोलिथिक बोलते हैं, यहाँ के जो उपकरण मिलते थे, याद रखिएगा फ्लैक्स। देखिएगा, फ्लैक्स पिछले बार हम लोग प्रणाली के नाम से जानते थे, ठीक है ना। वो कुछ नहीं, वो क्या है, तो याद रखिएगा वो हथियार ही काटने का काम आता है। ब्लेड्स तो आप जानते हैं। अब देखिएगा, आज का ब्लेड जो बनता है वो वाला ब्लेड नहीं है, वो पहले पत्थर का ही ब्लेड होता था, लेकिन एक साइड से थोड़ा चिकना होता था, इसलिए उसको ब्लेड कहा जाता था, याद रखिएगा। उसके बाद पॉइंटर्स, स्क्रोपर्स हो गया और बोरस हो गया, ठीक है। ये सब चीज जो है पहले के उपकरण है, इसके नाम आप क्या कर सकते हैं, इसको सर्च करके देख सकते हैं गूगल पे। इसका फिगर आपको फिगर दिख जाएगा, सब पत्थर का ही है, उसका नाम ये सब दिया गया है, ठीक है। इस समय देखिए, पिछले बार खुरदुरे और भारी थे, इस समय क्या है, छोटे हल्के और पतले हथियार जो थे इस समय क्या हो चुके थे, अब छोटे हो चुके थे, पतले भी हो चुके थे, हल्के भी हो चुके थे, ठीक है। पिछले बार तो जो भी था उठा करके उसको यूज करना शुरू कर देता था लोग, लेकिन अब क्या होगा, उसको पतला करना शुरू कर चुका था लोग, उसको हल्का करना शुरू कर चुका था। 21 फेज में, तो मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे हाथ का कुल्हाड़ी पहले जो यूज किए जाते थे कि निम्न पूरा पाषाण काल में खूब यूज किया जाता था, इस काल में आते आते इसका यूज कम हो चुका था, याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि छोटे और हल्के हथियार किस काल के हैं, तो याद रखिएगा मध्य पूरा पाषाण काल के। आपसे पूछ दिया जाए कि कुल्हाड़ी का यूज किस काल में कम हो गए, तो मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर कम हो गए थे, ये याद रखना है। अब देखिएगा, पहले हम लोग पढ़ चुके निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर जो औजार बनाए जाते थे चूना पत्थर या क्वार्टाइस का ही हुआ करते थे, लेकिन अब क्या थोड़ा सा डेवलप हो चुका है। यहाँ पे अब क्या, चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट, ये सब का यूज करके, ये सब याद रखिए सब पत्थर का ही एक प्रकार है जो कि यूज करके अब क्या औजार बनाना शुरू कर चुके थे। तो याद रखिए थोड़ा ये डेवलप हो चुका था। अब एक जगह है जिसको नवासा बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र के अंदर में है। एक केडी बनर्जी एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसको वाष्यान संस्कृति का नाम दिया। ये एक नवासा जो जगह है महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे हथियार मिले हैं, तो कहा जाता है कि यहाँ पे लोग निवास करते थे, इसलिए मतलब वास करते थे, इसलिए इस संस्कृति का नाम दे दिया कि वासीय संस्कृति के अंदर आता है। तो ये नाम किन्होंने, केडी बनर्जी ने दिया। तो याद रखें किसको, नवासा जो जगह है यहाँ के कल्चर को कहा है कि ये क्या वासिया संस्कृति का है। तो याद रखिएगा ये जगह और ये नाम,
ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 नाम यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एक कौन से सवाडिया साहब थे, यहाँ पे कौन सा बनर्जी साहब और एक फुट साहब, तो 3 तरह के लोग के बारे में समझ चुके हैं। तो ये आपको यहाँ से याद रखने होंगे। अब प्रमुख स्थल जो है प्रीवियस वाला जो हम लोग बात कर लिए निम्न पुरापाषाण काल का, वही प्रमुख स्थल यहाँ भी आएगा, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। चलिए उसको चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उच्च पुरापाषाण काल के अंदर। हिंदी में इसको उच्च पुरापाषाण काल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अपर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। ये लास्ट फेज है, पैलियोलिथिक एज का लास्ट फेज है कौन सा, अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। यहाँ पे एक बुक लिखे थे HD सांकालिया ने, एक बुक लिखा था जिसका नाम है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इस बुक में कहीं भी उच्च पुरापाषाण काल का चर्चा नहीं किया गया था। इसका मतलब है जब बुक लिखे थे उस समय उच्च पुरापाषाण नाम का कोई चीज नहीं था। बाद में जब खोज हुआ बेलन घाटी से उच्च पुरापाषाण काल का अस्तित्व मिला, वहां से कुछ औजारें मिली, तब ये नया टर्म उच्च पुरापाषाण काल आया। मतलब इनके बुक लिखने के बाद एक फिर से खोज हुआ कौन सा, बेलन घाटी से, तो कुछ ऐसे औजार मिले जो पता चला कि उच्च पुरापाषाण काल के अंदर में है, तो कहा उसके बाद ही जोड़ा गया उच्च पुरापाषाण काल, वर्ड जोड़ा गया, मतलब अपर पैलियोलिथिक एज को टर्म को उसमें इंक्लूड करके अब 3 पार्ट बन चुका। अब समझिएगा, हम लोग जैसे बात किए कि पैलियोलिथिक एज के लास्ट फेज में, मतलब उच्च पुरापाषाण, देखिएगा अपर पैलियोलिथिक का सबसे लास्ट फेज कौन सा, अपर पैलियोलिथिक एज। इस एज में क्या है, आइस एज जो होता है समाप्त हो जाता है, मतलब जो पूरे सरफेस पे आइस कवर था, मतलब स्नोफॉल होता था, वो सब चीज क्या होगा, समाप्त हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो चुका था, मतलब क्लाइमेट अब गर्म, यहाँ का जो भी वातावरण था गर्म हो चुका था, जिससे कारण कहा जाता है कि आइस फेज लगभग यहाँ पे समाप्त माना जाता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए। और याद रखिएगा, ये जो होमोसेपियन का उत्पत्ति जो माना जाता है, ये अपर पैलियोलिथिक एज को ही माना जाता है। याद रखिएगा, उच्च पुरापाषाण के अंदर में ही कहा जाता है कि होमोसेपियन का निर्माण या उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। इस समय के उपकरण देखिएगा, पहले के उपकरण हम लोग निम्न पुरापाषाण काल के अंदर में पढ़े हैं कि बहुत भद्दा था, जिसका कोई आकार कोई फिक्स नहीं हुआ करता था और भारी हुआ करता था। जब हम लोग मध्य पाषाण काल में आया तो वो क्या होगा, थोड़ा सा सुडुल बना, हल्का पतला बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ के उपकरण एक सुई के आकार का, मतलब और भी छोटा, मतलब माइक्रो के में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो याद रखें, सुई, हाफून, समांतर पक्षीय ब्लेड जैसे होता है ना, एक ब्लेड के साथ दूसरा ब्लेड लगा देना, तो लाइन से ऐसा ब्लेड वाला ऐसा उपकरण मिला है, ठीक है। तो ये मछली पकड़ने का उपकरण यहाँ से मिला है। तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग यहाँ पे हथियार मिलना शुरू हो चुका। जैसे पिछले 2 हम लोग बात किए कौन सा, तो निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के अंदर, तो एक ही हथियार से कोई भी काम किया जाता था। लेकिन इस काल में क्या हुआ, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग हथियार ढूंढे गए, ठीक है। तो और वो भी क्या हो, उससे टफ और उससे और भी छोटा, मतलब माइक्रोलिथिक में इसको कहा जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे, माइक्रोलिथिक वर्ड जो आया तो बात करेंगे। फिलहाल याद रखिए कि यहाँ पे और भी ये डेवलप होकर के अच्छा बन चुका है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे लिखे है कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग उपकरण का यहाँ पे उपयोग करना शुरू कर चुका है लोग। यहाँ पे हड्डी का भी बहुत सारे उपकरण मिले हैं, ठीक है। हड्डी का उपकरण जो है आंध्र प्रदेश के आसपास से बहुत सारे उपकरण ऐसे मिले हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे। याद रखिएगा, ये भी कहा जाता है कि सोहन घाटी के अलावा आंध्र प्रदेश 2 ऐसे जगह जहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं और कहीं से नहीं मिले हैं। तो इतना मैं लिखा नहीं, लेकिन याद रखिए कि इस समय हड्डी के भी उपकरण बहुत सारे मिले हैं और इसी काल के हैं, मतलब पत्थर के भी साथ में हड्डी का भी चल रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीनतम चूल्हा का खोज किस काल में हुआ, तो याद रखिएगा उच्च पुरापाषाण काल के अंदर, मतलब अपर पैलियोलिथिक के एज के अंदर में प्राचीनतम चूल्हा, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोव का खोज जो हो चुका है किसमें, प्राचीनतम, तो ये हो चुका है यही अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर। याद रखिएगा, तो यहाँ लिखे प्राचीन चूल्हा का अवशेष मिला है कहाँ से, तो कुरुनूल, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ से, कुरुनूल से, आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, वहाँ से ये चूल्हा का अवशेष मिला है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, शुतुरमुर्ग जिसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं, उसका अंडा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा अंडा जो होता है किसका, ऑस्ट्रिच का होता है, हम लोग जानते हैं। तो उसका अंडा के ऊपर में कलाकारी करने का भी साक्ष्य मिला है इसी काल में। कौन सा, तो उच्च पैलियोलिथिक, मतलब उच्च पुरापाषाण काल, मतलब अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर ही मिला है। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। समझिएगा, पहले जो मैं बताया हूँ, पहले जो फर्स्ट लेक्चर लगभग 10 मिनट्स का होगा, उसमें आप अच्छी तरह से ये समझ लिए कि पूरा मिक्सअप करके उसमें उच्च पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल नहीं,
जनरली हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको सेपरेट करके, निम्न पूरा पाषाण, फिर उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, तो हम लोग सेपरेट करके भी देख लिए। तो अब आसानी से आप क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कि किस काल में, जैसे मैं पूछ दूं कि बताओ चूल्हा का खोज, प्राचीनतम चूल्हा का खोज किस में हुआ था, तो आप बताएंगे उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर। अगर बोले निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर हुआ था क्या, तो नहीं, निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर नहीं हुआ, किसमें, उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर में हुआ है। अगर पूछा जाए कि ये पूरा पाषाण काल के अंदर में क्या चूल्हा का खोज हुआ था कि नहीं, तो एकदम हुआ था, क्योंकि उच्च पूरा पाषाण काल उसी का पार्ट है ना। तो ये चूल्हा का खोज क्या हो सकता है, पूरा पाषाण काल भी हो सकता है, पूरा पाषाण काल भी हो सकता है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो दोनों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसी के अंदर आता है ना, ये बड़ा फॉर्म है, उसी के अंदर ये छोटकू आता है, उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये आपको इस तरह से आपको याद रखना होगा। देखिएगा, अगर बेटर समझ में आता है तो और भी अच्छा है, नहीं समझ में आता तो कोशिश करूंगा कि इसको और भी शॉर्ट लेक्चर में समझाने का प्रयास करूँ। आई होप इतना बात तो समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।